मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 23 साल की लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है। उसके पूरे चेहरे पर प्लास्टर होता है और उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ना वो देख सकती है, ना वो बोल पाती है। फिर इशारे से वो एक कागज़ और कॉपी मांगती है और उस पर कुछ लिखना शुरू करती है। वो लिखती है कि अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा। मम्मी वो टेंशन लेगी। मैंने INHS की नौकरी के लिए कितनी तैयारी की थी। लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर मैं बेहद खुश थी। आज 13 तारीख है। आज ही मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन अब ये नौकरी जा चुकी है। यहाँ डॉक्टर मुझे कुछ बता नहीं रहे। सर्जरी कब होगी, ये प्लास्टर कब हटेगा और हम कितने दिन यहाँ रुकेंगे। कल शाम से हाथ की मूवमेंट में भी दर्द है, पहले नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या मेरी दाईं आँख खराब है? उन्होंने बताया कि जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगी तब तक मैं नहीं देख पाऊंगी, और जब तक प्लास्टर नहीं हटेगा तब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगी। पापा, मुझे निक्की और तन्नू की भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन अब मैं खूबसूरत नहीं रही। ये कहानी आपको भावुक कर सकती है। बहुत दर्द है इस कहानी में। ये कहानी ऐसे है जैसे एक पक्षी नया नया अपने घोंसले से उड़ने की तैयारी करता है। एक पहले दिन की शुरुआत जब उसके पंख निकल आते हैं और वो सोचता है कि वो खुले आसमान में दूर तक उड़ेगा और बाहर की दुनिया देखेगा, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही उसके पंख काट दिए जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं राजेश मान, और ये कहानी शुरू होती है 1 मई 2013 की शाम को 3:40 पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है, जिसमें बहुत से यात्री होते हैं, और उन्हीं में होती है एक 23 साल की प्रीति राठी, जो अपनी मौसी और पापा के साथ उस ट्रेन में होती है। और वो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती है। लड़की पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, दिखने में खूबसूरत थी, और यही कारण था कि उसने मेहनत करके रिज़ल्ट पास करके, और उसने ज्वाइनिंग लेटर उसे मिला था आर्मी में, नेवी में, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के लेफ्टिनेंट पद के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत एक माहौल होता है। तैयारी से घर से निकल रहे होते हैं और ट्रेन अपने सफ़र पे चल रही होती है, एक अपनी तय सीमा के साथ। और वहीं उन तीनों को कोई दो आंखें देख रही होती हैं। कोई शख्स है, कोई नकाबपोश है, जो उनका पीछा कर रहा है, जो एक मौके की तलाश में होता है। उसे एक घटना को अंजाम देना था और निकलना था, और ये तीनों उस चीज़ से बेखबर बैठे थे। ट्रेन चलती है, ट्रेन में भीड़ होती है, इसलिए उसे कहीं भी कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो कुछ कर पाए। और ऐसे करते करते अगले दिन ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है। ट्रेन से यात्री उतरते हैं, वो लोग भी उतरते हैं। आगे आगे पापा चल रहा होता है, उसके पीछे मौसी, और उसके पीछे प्रीति राठी। एक नए शहर में पहली बार मुंबई आए थे, एक नई खुशी के साथ। और उसी वक्त पीछे से कंधे पे कोई इसके हाथ रखता है, और जैसे ही पीछे पलट के देखती है तो एक लड़का होता है जो च्यवनप्राश के डिब्बे में कुछ ले रहा होता है, वो पूरा उसके चेहरे पे उड़ेल देता है। बस वहीं से वक्त थम जाता है और सब कुछ बदल जाता है। जिस तरह से पहले कहानी कुछ छोर चल रूप ले रही थी, अब सब कुछ बदल चुका था। वो चिल्ला उठती है, कर्रा उठी है, आनंद फानंद में से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका होता है, क्योंकि जो चीज़ उसे फेंकी गई थी वो तेजाब था। और फिर वो कहानी वहीं आ जाती है कि हॉस्पिटल में है और वो बोल नहीं सकती है, देख नहीं सकती। अब वो दुखी है, वो अपने कुछ शब्द बयां करती है कागज़ किताब पे, बस, और कुछ नहीं। आप उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए कि क्या कुछ बीता उस लड़की के ऊपर, और क्या गलती थी उसकी। उसका परिवार, वो लोग सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या गलती हमने, और क्यों किसी ने हमारे साथ ऐसा किया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इस तरह करते करते उस लड़की को पूरा महीना बीत जाता है।
उसे बदल बदल के 2 हॉस्पिटलों में और ले जाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और आखिरकार 1 महीने की लड़ाई के बाद उसकी सांसें थम जाती हैं। और जिस तरह से ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों से, हर कोई हैरान था और भावनात्मक तरीके से इसके साथ जुड़ चुका था। लोग सड़कों पे उतर रहे थे इसके न्याय के लिए और हर तरफ एक गमगीन माहौल था। और फिर पुलिस हरकत में आती है, ये केस क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है, मुंबई क्राइम ब्रांच को। और सबसे पहले सीसी फुटेज जब खंगाल दिया जाता है तो उसमें एक शख्स भागता हुआ नज़र आता है और फिर घर आके जब पूछताछ करते हैं इसके परिवार वालों से और इसकी एक फ्रेंड किसी अंकुर पवार का नाम लेती है और वो उनके गांव का ही होता है। जब उससे उस स्केच को मैच कराते हैं जो रेलवे स्टेशन से भागते हुए लड़के का बनाया गया था तो मैच खा जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है, उसका रिमांड लेते हैं और फिर जो वो कहानी बयां करता है वो कुछ और होती है। पहली प्राथमिकता में जो है पुलिस को लगता है कि शायद एक तरफा प्यार में उसने ऐसा किया है, किसी को पसंद नहीं करती थी, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया, या अमूमन ऐसे केस में ऐसा ही होता है। लेकिन कहानी ये नहीं थी, कहानी ये थी कि वो अंकुर पवार उसके काबिलियत से जलता था। उसके अंकुर पवार के पापा लोग पड़ोसी ताना मारते थे कि ये एक लड़की है फिर भी इतनी मेहनत पड़ती है, लगन से पढ़ती है और इसने जॉब हासिल कर ली और तू निकम्मा है, कुछ नहीं करता। और वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके अंदर घर कर गई थी और उससे ये चीज़ खल रही थी कि वो जॉब के लिए जा रही थी और इसलिए उसका बिना टिकट लिए उसका पीछा कर। हैरानी की बात तो ये थी कि इतना कुछ करने के बाद भी उस शख्स को बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो शादी सोची थी उसमें वो सफल हो गया। हालांकि अदालत इस एसिड अटैक में ये पहला ऐसा केस होता है कि जब मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में उसे फिर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। परंतु इन सब का प्रीति राठी को कोई महत्व नहीं रहा उसके जीवन में, कि उसका जीवन वापस नहीं आ सकता था, वो चीज़ें सब कुछ वैसे नहीं हो सकती थी। हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह घटनाएं पहले भी हुए और आगे भी होंगी। और अपने गुस्से को संयम रखें, इस तरह की मानसिकता से बचें। अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है तो उसकी सांसें रोक देना कोई हल नहीं है। कोशिश करें, मेहनत करें उसके साथ चलने के लिए। एक तरफ एक लड़की का जीवन चला जाता है, पूरा परिवार समाप्त हो जाता है और दूसरी तरफ ये सब करने वाले शख्स को सजा हो जाती है। 2 परिवार एक साथ खत्म हो जाते हैं। और केस के अंत में जज साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि प्रीति राठी जिंदा रही 1 महीने तक क्योंकि उसने अपने चेहरे को आईने में नहीं देखा था। अगर वो खुद को आईने में देख लेती तो शायद बहुत पहले ही मर गई होती। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक उसका चेहरा खराब हो चुका था उस एसिड अटैक से। कितना दर्द सहा होगा उस लड़की ने। अगर इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई सीख देती हैं या बदलाव करती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर किसी एक नई घटना के लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।